बहुत बहुत धन्यवाद जी। अखिलेश यादव जी, अखिलेश त्रिपाठी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं अपनी बात पूर्व अमेरिकी सीनेटर लेट एडवर्ड कैनेडी के शब्दों से शुरू करूंगा, जिन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य सेवा एक अधिकार है, ना कि विशेषाधिकार। ये सब किसी भी देश के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं संबंधित बुनियादी सेवाएं देने के लिए एक बुनियादी सिद्धांत है। स्वास्थ्य सेवाएं विशेष रूप से उन विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है जहां घनी आबादी होती है। औसतन नागरिक की वेतन चिकित्सा की भारी लागत को सहने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए और नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए सरकारों को कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत हर भरसक प्रयास करना चाहिए और इसी प्रयास को पूरा करने के लिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने हमेशा स्वास्थ्य को अपने प्रायोरिटी पे रखा और उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल पूरे देश को एक प्राथमिक स्वास्थ्य मॉडल के रूप में स्थापित करके दिया। अध्यक्ष महोदया, यही नहीं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 में ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है कि सभी नागरिकों के लिए अपने निःशुल्क और सस्ती स्वास्थ्य की व्यवस्था की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करे। अध्यक्ष महोदया, भारतीय राज्य के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद स्वतंत्रता के बाद देश में केवल 17% लोग ऐसे हैं जिनका स्वास्थ्य बीमा हुआ पड़ा है। बाकी 65% के से ज़्यादा लोग अभी भी अपने खुद के खर्च पर जो है स्वास्थ्य सेवाओं का निर्वहन करते हैं। ऐसे में राज्यों की जिम्मेदारी बहुत महती हो जाती है और इसी जिम्मेदारी को हमारी सरकार ने बखूबी से समझा। लेकिन आज दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है अध्यक्ष महोदया कि जो स्वास्थ्य की नीति, कल्याणकारी नीति आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में चल रहा है, उसको डिरेल करने के लिए दिल्ली के तमाम अधिकारियों ने दिल्ली के एलजी के इशारे पर उसको रोकने का काम करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदया, एक याची के रूप में श्री धर्मेंद्र कुमार ने एक याचिका दी कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों में डॉक्टरों की सैलरी रोक दी गई है। मोहल्ला क्लिनिकों में दवाइयों की खरीद रुक गई है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों में जो खून की जांचें होती हैं निःशुल्क, वो रोक दी गई हैं। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों में जो साफ सफाई के लिए दैनिक दिनचर्या के लिए खर्चे आते थे, उसको रोक दिया गया है। वाईफाई के खर्चे रोक दिए गए हैं। छोटी छोटी चीज़ें, बिजली के रिचार्ज के लिए कूपन को रोक दिया गया है। और दिल्ली के जो स्वास्थ्य के मॉडल का नमूना पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ था मोहल्ला क्लिनिक, उसको ठप करने की कोशिश की गई है। ये एक याचिका आती है। अभी विपक्ष कल से बोल रहा है तमाम पेपरों में सुर्खियां पाने के लिए, आज मिला भी है उनको, कि जनता के मुद्दों को उठाने का मौका नहीं मिलता सदन में। अरे आप गंभीर होते इतने तो ये मुद्दे धर्मेंद्र कुमार को नहीं उठाना पड़ता। इस मुद्दे को गुलाब सिंह यादव जी को इसको रेफर नहीं करना पड़ता पिटीशन कमेटी को। जो काम विपक्ष का था वो भी काम हमारे सत्ता पक्ष के साथी कर रहे हैं। ये आपको शर्म आनी चाहिए विपक्ष के रूप में। आप जनता के मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं, आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार को बदनाम करने के लिए केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के लोग देख रहे हैं और इसीलिए आप लोग को हरा रहे हैं चुनाव दर चुनाव। दिल्ली में 3 बार हार गए, एमसीडी में सुपड़ा साफ हो गया, अब 24 हारा, वहां भी साफ होने का डर है। इसीलिए थोड़ा हड़बड़ाहट ज़्यादा है, इसीलिए। और बताना चाहता हूँ कि ये जो रिपोर्ट हमने 19 जनवरी को प्रस्तुत किया था, अगर उस रिपोर्ट को पढ़ लिए होते, हमारे कल बोल रहे थे महावर जी, अगर इस रिपोर्ट को पढ़ लिए होते तो उस रिपोर्ट में लिखा गया है
पहले पन्ने पर ही कि मैं अध्यक्ष के रूप में धन्यवाद देना चाहता हूं अपने सचिवालय के समस्त सदस्यों का, जिन्होंने इसको रिपोर्ट को बनाने में सहयोग किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन फेलोज का, खास करके मनीष रंगनाथन को और सिद्धार्थ सिंह को, जिन्होंने इस रिपोर्ट को बनाने में, जांच में बहुत सहयोग किया। अगर आप पढ़े होते तो आप ये कल नहीं कहते कि फेलोज को जासूस के रूप में आपके यहाँ लगाया गया था। आप पढ़ने लिखने वाले लोगों को बदनाम करने का काम कर रहे थे। अगर पढ़ते, ये परंपरा इन लोगों के यहाँ, इनके प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे हैं, वो परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं कम पढ़ लिख करके। उसमें आपका दोष नहीं है, आप उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो फेलोज कर रहे थे, कोई रिपोर्ट फेलोज के लिए नहीं प्रस्तुत किया गया। ये कह रहे थे कल कि फेलोज ने क्या काम किया मुझे बताया जाए, आज तक मुझे नहीं पता। अरे पढ़ते लिखते तो पता चल जाता। किसी सदन में काम करने के नाते इसी सदन ने उनको धन्यवाद ज्ञापित किया और ये रिपोर्ट टेबल किया गया है। क्या काम कर रहे हैं आपको पता चल जाता। लेकिन अब मजबूर है बदनाम करने के लिए, कुछ वो बोलना ही है। और इस पर अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो मैं चाहता हूँ कि एक शायरी के माध्यम से, इनको शेर के माध्यम से बता दें कि किस तरीके से जो है खाली बदनाम करने के लिए झूठ बोलते हैं। इतना भी आसान नहीं है, ये महावर जी के लिए खास करके कहूँगा। और विदुड़ी जी बैठे हैं, काफ़ी जोश से बोलते हैं, काफ़ी झूठ बड़ा सही तरीके से। इतना भी आसान नहीं है सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहना, अपने आप से झूठ और दूसरों से सच बोलना। इतना आसान नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं सदन को गुमराह करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए। आज पूरा देश देख रहा है, आज पूरा सदन देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है। आप हमेशा अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए रोहिंग्याओं का मैटर उठाते हैं। आप बताइए, रोहिंग्या कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए, और वहाँ की सीमा, दिल्ली की सीमा बांग्लादेश से सटी हुई नहीं है। आपके केंद्र सरकार की फेल्योर के नाते देश में रोहिंग्याओं का आगमन होता है। दिल्ली में पुलिस अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है, उसको बाहर करने का जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की, केंद्र सरकार की थी, उसको बाहर नहीं करते आप। लैंड का जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है, एलजी के पास है। रोहिंग्या दिल्ली में बस जाते हैं, उनको बाहर नहीं करते आप, और कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने रोहिंग्याओं को बसा दिया। झूठ बोलते हैं पूरे देश के सामने, शर्म नहीं आती आप लोगों को? उनको और नहीं, वैध तरीके से उनको, अमित शिवचरण जी ने बताया, आप लोग उनको फ्लैट आवंटित करने का काम करते हैं। बताइए, और वो कहते हैं कि बसाने का काम रोहिंग्याओं को अपने करते हैं, उनको बुलाने का काम अपने करते हैं, और इनका फेलियर हो जाए तो कहाँ, ये तो काम तो गलती तो अरविंद केजरीवाल की है। और सुन लीजिए भाई, आज से मैं भारतीय जनता पार्टी को भारतीय रोहिंग्या पार्टी कहता हूँ। आप देशद्रोही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। देश में रोहिंग्याओं को घुसा करके, दिल्ली में बसा करके, दिल्ली और देश के साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली और देश को धोखा देने का काम कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति के लिए आप लोग देश को लड़ाने के लिए रोहिंग्याओं को बसाने का काम कर रहे हैं देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप सुन लीजिए, रोहिंग्याओं को बसाने का काम कर रहे हैं। देशद्रोही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। त्रिपाठी जी, देशद्रोही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो वोट बैंक की राजनीति के लिए रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने का काम करती है। नहीं सुन पाओगे, सही बात है, नहीं सुन पाओगे आप लोग। अभी भाग जाओ, मुझे पता है भागने वाले हो, अभी भाग जाओगे, मुझे पता है, मुझे पता है। अरे हिम्मत है तो सुनो, हिम्मत है तो सुनो और जवाब देना कि रोहिंग्या जो दिल्ली में आगे बस गए, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जो पैदा हुई, वो किसकी जिम्मेदारी है? अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है या केंद्र की भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार की जिम्मेदारी है? बताओ, बताओ। अखिलेश त्रिपाठी जी, भारतीय झूठा पार्टी का अखिलेश त्रिपाठी जी, मैम विषय पर रहिए। विषय पे त्रिपाठी जी, विषय मैं बात बहुत कर रही हूँ, पीड़ा हो रही है, बात कर रही हूँ मैं, प्लीज हाँ तो बैठिए ना। आप सुन तो लीजिए, आप लोग भी बात सुन तो करते लीजिए। करते मुद्दे से बैठे तो बैठ जाइए ना। रोहिंग्याओं को बसा करके देश को गुमराह करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी अरे के बेनकाब त्रिपाठी हो जी, गई है। विषय पर अब रहिए। आपका नकाब छुपने वाला नहीं है। त्रिपाठी जी, विषय पर रहिए और चेयर को संबोधित करें। बस इन त्रिपाठी जी, आप चेयर को संबोधित करें, इधर उधर बात ना करें आप।
किसी का नाम ना ले, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, मुद्दे पे, विषय पर रहिए। मुद्दे पे बहुत आ हो रहा गया ऋतुराज जी, हूँ, मुद्दे पे आ रहा हूँ। ऋतुराज जी बहुत हो गया, आदरणीय हो गया, शांत हो जाइए। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के कल्याणकारी अभी कामों आप से क्या कर रहे हैं अजय महावर जी? अजय महावर जी अभी क्या कर रहे हैं? तरीका है कोई? शांत रहिए, मैंने रूलिंग दे दी ना। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने वाले आप बोल रहे हैं, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने वाले बोल रहे हैं। विषय पर अध्यक्ष महोदय चुप नहीं हो रहा। मैं अध्यक्ष महोदय, एक बात और है कि जब शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, डोर स्टेप डिलीवरी या सर्विसेज, महिलाओं को फ्री बस यात्रा की कल्याणकारी योजनाओं से जब भारतीय जनता पार्टी घबराती है तो आरोप लगाती है कि भाई जो दिल्ली में मंदिर है उसके पुजारियों को तनख्वाह क्यों नहीं दिया जा रहा। मैं आज खड़े होकर कह रहा हूं अपनी पार्टी की तरफ से बिल्कुल मिलना चाहिए, उनको सबको कल्याण, उनको सबको तनख्वाह मिलनी चाहिए मंदिर के पुजारियों को। लेकिन मैं कहना चाहता हूं जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का एक्ट केंद्र की सरकार ने बनाया था, मैं आज मांग करता हूं नरेंद्र मोदी की सरकार से, नरेंद्र मोदी से मांग करता हूं कि अगर वो जन कल्याण के लिए पुजारियों के हित में है तो केंद्र से एक्ट बनाए और एक्ट बनाने के बाद उसको दिल्ली की सरकार पहली सरकार होगी उसको लागू करेगी और सबको सैलरी देने का काम आप लागू करिए। नौटंकी करते दिखावे की। और मैं चाहता हूं कि जब अभी खड़े हों विपक्ष के नेता तो ये जवाब जरूर दें कि कौन सा ऐसा राज्य है भाजपा शासित जहां पे इन्होंने ब्राह्मण पुजारियों को, पंडितों को, संतों को तनख्वाह देने का काम किया है। ये जरूर बताएंगे, ये जरूर बताएंगे, बैठ जाइए आप। ये जरूर बताएंगे, ये बताएंगे, हर जा करके हर मंदिर में बताएंगे कि किसी भी अपने प्रदेश में कहीं भी ब्राह्मण पुजारियों को, संतों को और कहीं भी ये लोग तनख्वाह देने का काम नहीं करते और दिल्ली में मांग करने का काम करते हैं। उस पर भी आ रहा हूँ अध्यक्ष जी, बस उसी में आ गया, अपने वक्तव्य को खत्म करें। आ गया आप अपने वक्तव्य अध्यक्ष महोदय, मैं उस समय जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए थे, अंतरिम प्रतिवेदन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, मैं समिति का अध्यक्ष था, अभी भी समिति का सदस्य के रूप में एक एक समिति की कार्रवाइयों को मैंने देखा है बहुत बारीकी से। अध्यक्ष महोदय, ये फेल विपक्ष का काम भी सत्ता पक्ष के लोग, आंदोलन की भट्टी से निकले हुए लोग, अरविंद केजरीवाल के सिपाही लोग कर रहे हैं। मैं अपने सदस्य साथियों को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग हमेशा दिल्ली की जनता के सुख दुख के मुद्दों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, संघर्ष करते हैं। एक मिनट और अध्यक्ष महोदय, एक दो मुद्दे और रह गए, विषय को छोड़ देते हैं, जब की बातों में अध्यक्ष महोदय जाते हैं आप। जब समिति ने वित्त सचिव को जब अध्यक्ष महोदय जब ये वित्त सचिव को बुलाते हैं, हम बुलाते हैं, स्वास्थ्य सचिव को बुलाते हैं, वो दोनों लोग समिति में आते हैं। 16 दिसंबर 2022 को पहली बार समिति नोटिस जारी करती है। 20 तारीख को पहली मीटिंग रखी जाती है और मीटिंग में जब पूछा जाता है कि क्या कारण है कि मोहल्ला क्लिनिक में लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का तनख्वाह रोक दिया गया, क्या कारण है कि जो जरूरी जांचें हैं, खून की जांचें जो निःशुल्क अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा दी जाती हैं, उसको क्यों रोक दिया गया है, दवाइयाँ क्यों नहीं मिल पा रही हैं मोहल्ला क्लिनिकों में, रिचार्ज क्यों नहीं हो पा रहा है, सफाई के लिए जरूरी जो छोटे मोटे खर्च हैं वो क्यों रोक दिए गए हैं, वाईफाई का और बिजली का रिचार्ज क्यों रोक दिया गया है। तो अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग के सचिव कहते हैं कि ये जो देरी हुई है वो वित्त विभाग की लापरवाही से हुई है, क्योंकि वित्त विभाग ने जो आवश्यक अनुमति थी वो समय रहते नहीं दी है। जब वित्त सचिव से इसके बारे में पूछा गया कि भाई आपके लापरवाही के बारे में स्वास्थ्य सचिव ने ऑन ओथ कमेटी में गवाही दी है, तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये जो गलती है वाकई में
वो स्वास्थ्य विभाग के सचिव की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से है, क्योंकि उन्होंने अनुमति मांगने में लेट की है, और जब लेट की है तो इसलिए अनुमति लेट से दी गई है। जब समिति ने दोनों बातों की जांच Complete शुरू की, कीजिए। अध्यक्षा महोदया, तो जो घोर लापरवाही देखने में आई, उसके बारे में समय कम है इसलिए मैं उसको स्किप करता हूं कि विभाग ने बार बार रिक्वेस्ट किया स्वास्थ्य सचिव से कि भाई इस तरीके से समस्याएं आ रही हैं, जून जुलाई अगस्त के महीने में, अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीने में तनख्वाह नहीं मिल पा रही है डॉक्टरों को, कुछ करिए। लेकिन वित्त सचिव महोदय एलजी साहब के आदेशानुसार दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग को पंगु करने का काम कर रहे थे। अध्यक्षा महोदया, जब इसकी जानकारी कहा गया कि मुख्य सचिव को दिया जाएगा, तो वित्त सचिव ने जवाब दिया कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा तो काम है वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करना, और मैं वही कर रहा था, मेरे लिए जनता का भी प्राथमिकता में नहीं है। पूरी समिति इस बात को सुन करके शौक में थी कि एक अधिकारी के लिए वित्तीय नियम, वित्तीय जो है अनुशासन जनता से सर्वोपरि हो गया। तब सवाल उठता है कि लोकतंत्र के मंदिर के प्रति जवाबदेही कम करने की कोशिश केंद्र की सरकार एलजी को शासन दे करके को करने की कोशिश कर रही है। अब सवाल उठता है कि क्यों केंद्र की सरकार एलजी के माध्यम से दिल्ली में अधिकारियों के माध्यम से घुस करके दिल्ली के सरकार के कामों को रोकना चाहती है। आज जब मुख्य सचिव को बुलाया गया कि भाई आपके अधिकारियों के बारे में ये घोर अनियमितता पाई गई है, इन सभी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से दिल्ली के लाखों लोगों को, गरीब लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाओं से महरूम रहना पड़ा। उनको कई लोगों को बीमारियां जो समय से जांच हो जाती, रुक जाती, वो नहीं रुक पाई, आगे बढ़ गई। इस उदासीनता के कारण इस पर कार्रवाई करिए। तो जो मुख्य सचिव महोदय थे, जिनके आप कंप्लीट कीजिए। बहुत देर हो जिनके गई कहने आपको। पर, समय देने पर उनको बुलाया गया कि भाई आप किस समय आ सकते हैं। उन्होंने कहा जी 6 बजे आ सकते हैं शाम को। समिति ने कहा ठीक है जी, आप 6 बजे आ जाइए। वो 6 बजे आए, उनके साथ बैठे, समिति ने विमर्श किया, और जब बताया उनको मुख्य सचिव को कि भाई ऐसी ऐसी समस्याएं थी आपके यहाँ, तो उन्होंने कहा जी देखो जी, हमें जानकारी नहीं थी इस बातों की कि दिल्ली में कुछ ऐसे स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ी चल रही है। समिति ने यह भी बताया कि केवल मोहल्ला क्लिनिक नहीं, बल्कि अस्पतालों में ओपीडी के काउंटर पे बैठने वाले जो मल्टीटास्किंग जो स्टाफ थे, उसको भी हटा दिया गया है, जिससे ओपीडी ठप हो गए हैं बड़े बड़े अस्पतालों के। ये भी बताया समिति ने उनको कि भाई बुजुर्गों के, विधवाओं के, विकलांगों के, आवश्यक जरूरतमंद लोगों के पेंशन रोक दिए गए हैं, डीटीसी के कर्मचारियों के पेंशन रोक दिए गए हैं। ये भी बताया गया समिति ने कि डीटीसी के मार्शलों के तनख्वाह रोक दी गई है। ये भी समिति ने बताया उनको कि जल बोर्ड के छोटे से छोटे काम को रोक दिया गया वित्त विभाग के द्वारा, आप इस पर कार्रवाई करिए। तो मुख्य सचिव महोदय ने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। तो माननीय सदस्य उस समय सौरभ भारद्वाज जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने पूछा उनसे कि आप ये बताइए कि आप क्या अखबार पढ़ते हैं? बोले सारे अखबार नहीं पढ़ते, कुछ अखबार पढ़ते हैं। समिति को गुमराह करने की कोशिश की मुख्य सचिव ने, जबकि ये बेसिक रूल है कि कोई भी आईएएस अफसर होता है, उसके ऑफिस में सुबह सुबह सबसे पहले कोई भी जितने प्रमुख अखबार हैं उसकी मुख्य कटिंग उसके विभाग से संबंधित एक कटिंग के माध्यम से उसके टेबल पे रखा जाता है, ताकि वो उसके विभाग में क्या चल रहा है उसको जानकारी हो जाए। और इस पढ़ने के बावजूद भी वो गुमराह करते रहे समिति। बहुत सारे वक्ता हैं इस विषय पर, बहुत सारे वक्ता हैं। और उनसे पूछा गया जब समिति में कि आप अगर गुमराह रहे तो आप बताइए कि आप अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कितने दिनों में एक बार में मिल लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि 3-4 हफ्तों में एक बार मिल लेते हैं। तो समिति ने उनसे कहा कि भाई 3-4 हफ्तों में मिल लेते हैं, तो 3 महीने हो गए बातों को दोहराते हुए, तो आप अपने जो है सचिवों से 3-4 बार तो मिल गए होंगे। तो आपके वित्त विभाग के सचिव और स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने या समाज कल्याण विभाग के सचिव ने, जल बोर्ड के सीईओ ने अगर आपको इस बात की सूचना नहीं दी, तो यानी कि तथ्य को मुख्य सचिव से छिपाया है, तो आप इसके लिए क्यों कार्रवाई नहीं करते?
इस पर वो चुप्पी साध लिए। इसका मतलब साफ था अध्यक्षा महोदया कि मुख्य सचिव भी इन सब काम रोकने की कार्रवाई में शामिल थे और मुख्य सचिव किसके इशारे पे काम कर रहे थे इस सदन के एक एक सदस्यों को पता चल गया है। एलजी के इशारे पर दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को, दिल्ली के जल बोर्ड को, दिल्ली के डीटीसी को, दिल्ली के पेंशनधारी लोगों के पेंशन को रोकने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया अधिकारियों चलिए, के बहुत द्वारा बहुत धन्यवाद। और दिल्ली को बहुत ठप बहुत कर दिया धन्यवाद गया। त्रिपाठी मैं जी। चाहता हूं कि इन पर कार्रवाई होना बहुत चाहिए बहुत धन्यवाद। और कार्रवाई पूरी तरीके से होना चाहिए। विजेंद्र गुप्ता जी, विजेंद्र गुप्ता जी 1 मिनट में एक बात रखना चाहूंगा। बैठिए। मैंने जो बात, बस मैं एक गुप्ता जी बैठ जाइए एक बार। हाँ जी।